हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को मूल अधिकार के बारे में बताऊंगा। इसके पहले भी मैंने मूल अधिकार के बारे में बताया था आप लोगों को कि मूल अधिकार क्या हैं, कहाँ से लिए गए, इस संबंध में क्या क्या प्रावधान हैं। मूल अधिकार, मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मूल अधिकार में भी आप लोगों को मैं समता का अधिकार बताऊंगा, जिसका विवरण अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलता है। मूल अधिकार संविधान का मैग्ना कार्टा है। ये एक नागरिक होने के नाते भी इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ कंप्यूटर होने के नाते भी ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं कि आपके परीक्षा में, वो चाहे प्री हो या मेंस हो, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता है और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीधी सी बात है, उसी हिसाब से आपको भी इसको समझना है और पढ़ना है। मूल अधिकार जो है वह अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक विकास के लिए ज़रूरी हैं, जिनका विवरण अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। और वर्तमान में ये मूल अधिकार हमारे 6 हैं। वैसे जो मूल संविधान में थे वो 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया है और उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, जिसका विवरण वर्तमान में अनुच्छेद 300 का में मिलता है। जो आज मेरा टॉपिक होगा वो मूल अधिकारों में समता का अधिकार, जिसका विवरण अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलता है। लेकिन इसके पहले हमें जानना है कि इसमें 14 से 18 के पहले भी कुछ अनुच्छेद हैं और 32 के बाद भी कुछ अनुच्छेद हैं। आखिर उनमें किस चीज़ का विवरण मिलता है और ये मूल अधिकार जो मिले हैं हमें, आपको, ये किसके विरुद्ध मिले हैं। अनुच्छेद 12 दोस्तों ये कहता है कि जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध मिले हुए। किसके विरुद्ध मिले हुए हैं? राज्य। अब प्रश्न ये बनता है कि राज्य में हम किस चीज़ को शामिल करेंगे, किनको किनको शामिल करेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि जो राज्य में शामिल किए जाते हैं, जिसका विवरण अनुच्छेद 12 में है, जो सरकार के विरुद्ध हैं अधिकार, वो है केंद्र की कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका और संघ की संसद। दूसरा है राज्यों की कार्यपालिका और राज्यों की विधायिका। तीसरा है स्थानीय निकाय, जिसमें नगर पंचायत है, जिला परिषद हैं, बोर्ड हैं, पंचायतें हैं इत्यादि हैं। साथ साथ सरकार में अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं जो सरकारी क्रियाकलाप में, राजकीय क्रियाकलाप में लिप्त हैं। उनमें हम कह सकते हैं कि जैसे ONGC है, LIC है, GIC है, या सरकार द्वारा गठित जो राजकीय क्रियाकलाप में इन्वॉल्व है, उन सबको आप सरकार में या राज्य में शामिल करते हैं, जिसका विवरण किसमें मिलता है? अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 में मिलता है। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर 13 में क्या शामिल है। अनुच्छेद 13 में देखिए, अनुच्छेद 13 में 13 में ये शामिल है कि जो भी मूल अधिकार के विरुद्ध संसद कोई कानून बनाती है, जो मूल अधिकारों से असंगत है या मूल अधिकारों को न्यून करता है, कम करता है, प्रभावित करता है, वो क्या होगा? वो विधिक नहीं होगा, वो असंगत होगा, वो विपरीत होगा, वो अमान्य होगा
और हमारी न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय अपने न्यायिक पुनराविलोकन शक्ति के तहत उसको असंवैधानिक घोषित करके उसे हटा सकती है, हटा देती है। ये अनुच्छेद 13 में है और जिसमें ये विवरण मिलता है कि ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों के संविधान लागू होने के पूर्व की है या बाद की है, या ऐसा कोई कानून जो संसद द्वारा बनाया गया है, जो संविधान के पहले से चला आ रहा है लेकिन मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, वो भी मूल अधिकारों के विपरीत है, असंगत है, उसे भी उच्चतम न्यायालय खत्म कर सकती है। ये करती है अपनी समीक्षा के अधिकार के तहत। अगर वो ऐसा पाती है या ऐसा कोई कानून जो संसद बनाता है वो मूल अधिकारों के निर्माण के बाद, यानी प्री कानून और पोस्ट लीगल कानून संसद द्वारा बनाया गया जो मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, वो न्यायपालिका की समीक्षा के अधीन है और अगर वो मूल अधिकारों से असंगत है तो ख़त्म करने का अधिकार है, जिसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून भी शामिल कर सकते हैं आप। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए गए, स्थायी विधि, अस्थायी विधि, ये दोनों विधियाँ शामिल हैं। दो प्रकार के विधियाँ होती हैं जो संसद द्वारा एक स्थायी रूप से बना दी जाती है, कुछ अस्थायी होते हैं, कुछ निश्चित समय के लिए परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाए जाते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। नियम, विनिमय, विनियम, ये कोई भी ऐसा हो जो मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, न्यून करता है, उसके न्यायपालिका हमारी समीक्षा करके उसे बाहर कर सकती है। मित्रों, अनुच्छेद 14 में जो प्रावधान है, अनुच्छेद 14 में जो प्रावधान है, वो 14 में ये प्रावधान है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। इनमें आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि एक तो ये लिया गया है ब्रिटेन से और ये लिया गया है अमेरिका से। विधि के समक्ष समता जो वहाँ के एक प्रसिद्ध कानूनविद थे एबी डायसी, उनके विचारों से प्रभावित है। और दूसरा विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। ये विधि के समक्ष समता ये है, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ वो है कि कानून के नज़रों में सभी बराबर हैं, विधि के नज़रों में सभी बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये विधि के शासन को स्थापित करता है। किसी भी अपराध की सज़ा छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति धर्म से संबंधित हो, सबके लिए बराबर है। किसी भी प्रकार का भेदभाव का ये निषेध करता है समता का अधिकार। और विधियों का समान संरक्षण जो अमेरिका से लिया गया है, वो ये कहता है कि विधि के समता का तो अधिकार है, लेकिन सामानों में समान। जैसे महिलाओं में महिलाएं हैं, बच्चों में बच्चे हैं, वृद्धों में वृद्ध हैं, इनमें समता की बात है, समानता की बात है। जैसे बाल अपराध के लिए दूसरे प्रकार की दंड की व्यवस्था है, तो वहीं जो एक वयस्क एडल्ट पुरुष अपराध करता है उसके लिए दूसरी व्यवस्था है। अब एक पुरुष इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकता है कि किसी बालक को अपराध के लिए ये सज़ा दी गई है तो मुझे भी ऐसा किया जाए। यानी विधियों का समान संरक्षण सामानों में समान की बात करता है।
कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, इनकी सम्मान गरिमा पद को ध्यान में रखते हुए कुछ हद तक विधियों के इन्हें ऊपर रखा गया है। राज्यपाल हैं हमारे, अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्य हैं, 194 के तहत राज्य विधायिका के सदस्य हैं। इनके लिए या इनके द्वारा कही गई बातों के लिए किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद में रहते हुए ना ही किसी न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है, और ना ही दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसा कोई कृत्य अगर किया जाएगा वो गैरकानूनी होगा, असंवैधानिक होगा। हाँ, इनके विरुद्ध ऐसा कार्य इनको पद में बाहर करके ही किया जा सकता है। तो ये दो प्रकार की बात करता है अनुच्छेद 14, विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा है अनुच्छेद 15, राज्य, धर्म, जाति, लिंग, स्थान, मूल वंश, इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। सरकार की नज़रों में, राज्य की नज़रों में ये सब बराबर हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 15(3) में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान, पॉजिटिव, सकारात्मक, संरक्षणात्मक प्रावधान किए जा सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि कानून की नज़रों में तो सब बराबर हैं, लेकिन कुछ जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, सरकार उन्हें कुछ अतिरिक्त उनके संरक्षण के लिए उन्हें प्रावधान कर सकती है। ये अनुच्छेद 15(3) में मिलता है, वहीं 15(4) में है और 15(5) में है। ये शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं, समाज में ढेर सारे वीकर सेक्शन हैं, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग ढेर सारे हैं। उनको चूँकि वो अभी आर्थिक रूप से या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। जहाँ 15(4) ये कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, जो कि संविधान के प्रथम संशोधन 1951 के बाद लागू है हमारे देश में। वहीं अनुच्छेद 15(5) में उच्च शिक्षण संस्थाओं में, पहले ये नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में जैसे एम्स है, बड़े IIT हैं, बिजनेस इंस्टीट्यूट हैं, इन सब में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अभी 2019 12 जनवरी को संशोधन करके संविधान में आर्थिक रूप से आरक्षण की भी बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 15(4) में अनुच्छेद 15(6) में उसे जोड़ दिया गया है। यानी अब आर्थिक रूप से भी कमज़ोर व्यक्तियों को 10% आरक्षण दिया जा सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में, सरकारी सेवाओं में सबके लिए अवसर की समानता की बात करता है। इसमें सब के लिए दरवाजे खुले हैं। जैसे पहले के समाजों में ऐसा नहीं था, यहाँ पर्याप्त भेदभाव था, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। सबके लिए इसके दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं।
आपको मैंने 15 में बताया कि राज्य विभेद नहीं करेगा जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और स्थान के आधार पर, लेकिन इसमें भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, स्थान, उद्भव और निवास 7 ग्राउंड है इसके, जिसके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकती है किसी के पास। सरकारी अवसर, सरकारी दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। लेकिन इसका अपवाद भी है। अनुच्छेद 16(4) जिसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है, समाज के कमज़ोर वर्गों को, SC और ST को की गई है। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो 15%, 7.5% है, लेकिन एक अन्य जो वो किया गया है प्रावधान, वो अन्य पिछड़े वर्ग को, आप लोग जानते हैं ये काफ़ी विवादित मुद्दा रहा है। काका कालेकर आयोग बनाया गया 1953 में, जिसकी सिफारिश आरक्षण की गई कि अन्य पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया जाए, लेकिन माना नहीं गया। BP मंडल आयोग 1978 में बनाया गया, जिसकी 79 में सिफारिश आई। उसकी सिफारिश पर BP सिंह सरकार थी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय BP सिंह द्वारा 1990 में 27% आरक्षण दे दिया गया। लेकिन ये एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। बड़े पैमाने पर देश में दंगे फसाद हुए, बड़े पैमाने पर छात्रों ने आत्मदाह किया। बहुत ही चर्चित विवादित मुद्दा था और यह मामला हमारे उच्चतम न्यायालय में गया, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में, जिसके निर्णय उच्चतम न्यायालय के 1992 में आए, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इस आरक्षण को वैध ठहराया क्योंकि इसका संविधान में प्रावधान है। दूसरी चीज़, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लोगों को संतुष्ट करने के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे दिया गया था, उसको अवैध ठहरा दिया गया। लेकिन पदोन्नत में आरक्षण यहाँ स्वीकार नहीं किया गया और न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं किसी भी हालत में होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने ये क्लियरिफाई कर दिया, आरक्षण तो होना चाहिए, लेकिन 50% से ऊपर किसी भी सिचुएशन में जाना नहीं चाहिए। विशेष परिस्थितियों में जा सकता है, ये प्रावधान किया गया। जैसे तमिलनाडु में आप लोग देखते हैं 69% आरक्षण है, वो अलग बात है, वो इसके अपवाद हैं। कुछ राज्यों की कुछ उसके ऐसी परिस्थितियां भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अभी आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, चूँकि तत्कालीन मुद्दा है, 12 जनवरी 2019 से हमारे देश में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान और कर दिया गया है, जो 103वां संविधान संशोधन है, और इसे अनुच्छेद 16(6) में जोड़ दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इतने प्रकार के इसमें मुख्य रूप से अपवाद हैं। किसमें? अनुच्छेद 16 में। आप कह सकते हो कि आरक्षण संविधान की देन है, संविधान के प्रावधानों की देन है, और जहां प्रावधान स्पष्ट नहीं थे, उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर हमारे उनको स्पष्ट किया गया है और आरक्षण को वैध ठहराया गया है। वर्तमान में 10% आर्थिक आरक्षण जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में कैंसिल किया गया था, उसे भी अब वैध ठहरा दिया गया है और इस प्रकार इतना आरक्षण की व्यवस्था हो गई है हमारे देश में। और ये संविधान की उपज है, क्योंकि समाज में ढेर सारे ऐसे वर्ग हैं जिनकी आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं है।
उन्हें सहायता और सहारे की ज़रूरत है। सरकार सकारात्मक भेदभाव करके इन्हें समाज में आगे लाने के लिए इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। वहीं अनुच्छेद 17 में अगर हम जाएं, छुआछूत का अंत, इस बुराई को महात्मा गांधी ने अपने समाज में, हमारे संविधान में बहुत से अनुच्छेद महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित हैं। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई थी छुआछूत। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, उपन्यासों में पढ़ा होगा, और आज भी ये विद्यमान है अनेक क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। छुआछूत का अंत किया गया है, यानी सार्वजनिक संस्थाओं में, सार्वजनिक जगहों पे किसी से छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक पूजा स्थलों में छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि संविधान के बहुत से प्रावधान तो हैं, लेकिन लोग उसे समझते नहीं हैं। ये उनमें दंड का प्रावधान न होने के कारण वह मानते नहीं हैं। इस कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 में लाया गया, 1955 लाया गया, जिसमें दंड की व्यवस्था की गई है, पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई है, और उनको पनिश भी किया जा सकता है। 6 महीने का जेल या 500 जुर्माना या दोनों किया जा सकता है, जिसे आप लोगों ने देखा होगा। अभी जो SC/ST एक्ट आया है 2018 में, पुनः इसमें विचार किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया है, जिसे कड़ाई से लागू करने का प्रावधान किया गया था। जो हमारे देश में SC/ST एक्ट 1989 से लागू है, उसमें ये फेरबदल किया गया है। तो छुआछूत के विरुद्ध हमारी सरकार द्वारा ये महत्वपूर्ण कदम संविधान ने उठाया। समय समय पर सरकार भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रही है। वहीं अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। आप इतिहास पढ़ें, देखेंगे अनेक उपाधियां प्रदान की गई थी। महाराज, एकराट, धीराज, विराट, अनेक राजा, राजकुमार, ये समाज में एक भेदभाव की खाई, और ये सरकार द्वारा, राज्य द्वारा पोषित उपाधियां थी। अनुच्छेद 18 में इसके अंत का प्रावधान किया गया है, ताकि समाज में भेदभाव उत्पन्न ना हो। इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे आप सरकार शिक्षा और सेना की उपाधि लोगों को प्रदान कर सकती है, क्योंकि ये एक हमारी आपकी योग्यता का सूचक है। इससे समाज में भेदभाव या डर की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो मेरे कहने का मतलब जो आज है वो ये है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। समाज में इक्वलिटी लाने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज में भेदभाव को कम करने के लिए, कानून के राज्य को स्थापित करने के लिए, विधि के शासन को स्थापित करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। आज मेरा टॉपिक यहीं तक रहेगा, आगे के लेक्चर में आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।